नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे बाबर के बारे में, और बाबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने 5 युद्ध किए थे। और वो कौन कौन से थे? एक था भेरा का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और लास्ट घाघरा का युद्ध। ये 5 युद्ध लड़े और इन युद्धों में जीत भी हासिल की। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा तो हमने पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लास में, थोड़ा सा और डिटेल है बाबर के बारे में। फिर आज बाबर का जो सारे टॉपिक हैं वो आज पूरे हो जाएंगे और फिर हम कल से शुरू करेंगे हुमायूं। तो अपनी क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं रोज़ की तरह और फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरी क्लास में, ठीक है। अब दोस्तों सुनते हैं मोटिवेशनल कोट कि यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। मतलब जितनी जैसी परिस्थिति अभी है वैसी परिस्थिति आगे भी होगी अगर आप वैसे ही रहे, है ना। अगर आप हमेशा से वैसा ही कार्य करते रहे, आपने कुछ प्रोग्रेस नहीं करी, आपने ये नहीं सोचा कि मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, तो आप आगे भी तो वही रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। मतलब उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि हम और अच्छा बेटर कर सकते हैं, बेटर तरीके से कर सकते हैं और अच्छा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा वो नहीं सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है ना। लेकिन वह अपने आगे का भविष्य नहीं देख पाते कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। अगर हमारी परिस्थिति अभी इस तरह से है तो आगे परिस्थिति कैसी होगी ये भी तो हमने ही देखना है। और अगर हम ये नहीं देखेंगे और वैसा ही रूटीन चलता आ रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे, अगर आपको परेशानी हो रही है तब, अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कुछ भी हमारे हाथ पर तो नहीं मिल जाएगा रखे हुए, हाथ पर रखे हुए तो हमें कुछ नहीं मिलता ना। तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए वे अपने भविष्य को नहीं देख पाते कि हमने अभी अपना समय बर्बाद कर दिया, अभी हमें समय मिल रहा है और हमने वह समय बर्बाद कर दिया तो आने वाला टाइम हमारा ऐसा थोड़ी रहेगा। आने वाले टाइम पे हमारी एज भी निकल जाएगी, हम जो अभी कर सकते हैं वो आगे आने वाले टाइम पर नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा से आगे बढ़ने की सोचिए कि मैं और क्या आगे सक्सेस पा सकता हूँ, कितना मैं इम्प्रूवमेंट अपने ज़िंदगी में कर सकता हूँ, कितनी मैं लाइफ अपनी और अपने परिवार वालों की सुधार सकता हूँ। तो ये आपने ही सोचना है। इसलिए दोस्तों, जो सोचता है वही आगे बढ़ पाता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए, प्रोग्रेस के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसी परिस्थिति अभी है, अगर आप परेशान हैं, छोटा मोटा काम करके आप खुश हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं और अच्छा बेटर तरीके से अपनी लाइफ को सुधार सकता हूँ। तो तभी जब आप सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने कार्य को और बढ़ा पाएंगे, है ना। इसलिए दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोट मैंने आपको सुनाई, आपकी लाइफ भी इससे सुधर जाएगी अगर आपने इन लाइंस को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, ठीक है। अब दोस्तों शुरू करते हैं बाबर के बारे में। आज बाबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ है आप आज उसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। बाबर ने पानीपत हरियाणा के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था।
इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुलगमा पद्धति। कौन सी पद्धति? तुलगमा पद्धति अपनाई थी। और तुलगमा जो है एक युद्ध पद्धति होती है जिसमें किसका प्रयोग होता है? तोपों का प्रयोग होता है। और बाबर के समय 2 उस्मानी तोपची थे जिनका क्या नाम था? देखते हैं। पहले ये देखिए, तोपों का प्रयोग करा था बाबर ने किसे हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना। ये इमेजेस इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों जिससे आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि मैडम ने वो चित्र दिखाया था और उससे रिलेटेड कुछ बताया भी था। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको वो याद रहेगा लाइफ टाइम तक। इसलिए ये चित्र आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों 2 तोपची कौन थे? एक थे उस्ताद अली और एक थे मुस्तफ़ा। एक उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा थे जो 2 तोपची थे। अब बाबर ने अपने युद्ध में जीत का श्रेय मगर किसको दिया? तोपचियों को नहीं दिया। किसको दिया? तीरंदाजों को दिया। और वो क्यों दिया आगे देखेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ लिया, उसमें जीत हासिल कर ली, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य को स्थायित्व कब मिला? जब खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। अब दोस्तों जब पानीपत का युद्ध जीत लिया ना बाबर ने, तो काबुल में जहां वह पहले रहता था वहां पर चांदी के सिक्के चलाए। और चांदी के सिक्के चलाने की वजह से बाबर को कौन सी उपाधि मिली? कलंदर की उपाधि। ये देखिए चांदी का सिक्का, ये चलाया बाबर ने, चांदी का सिक्का, ठीक है। इसके बाद बाबर को कलंदर की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि मिली, ठीक है दोस्तों। भारत में बारूद और तोपों का प्रयोग तब से शुरू हो गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल से कंधार तक के हिस्से भारत के अंग बन जाते हैं। कब से? जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत लेता है और काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाता है। मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है। मार्च 1527 में, डेट याद कीजिएगा, ये डेट आ जाती है कि जब बाबर का खानवा का युद्ध हुआ, तो तब कौन सी डेट थी? तो डेट आ जाती है खानवा के युद्ध में, क्रम आ जाता है कब लड़े गए युद्ध। तो आपको क्रम भी याद करने हैं और डेट भी याद करनी है। ये इम्पोर्टेंट युद्ध हैं बाबर से रिलेटेड। मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। ये देखिए, ये युद्ध होता है। अच्छा, बाबर के पास तो कम सेना होती है और राणा सांगा के पास बहुत सारी सेना होती है। सैनिक होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं। और बाबर के पास तो वैसे ही पैसे की कमी थी, तो उसके पास सेना की भी कमी थी। लेकिन उसके पास क्या अच्छा था? उसने अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक बुद्धिमत्ता थी, बुद्धि थी, वही उसने अपने सैनिकों के अंदर डाली। और देखिए, उसने 5 युद्धों को जीत लिया। इतनी सारी सेनाओं के साथ, इतने ताकतवर, शक्तिशाली राजाओं को अपनी इतनी कम सेना के साथ बाबर ने हरा दिया। तो इसमें बाबर की कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का क्या दिखता है? एक उदाहरण दिखता है, ठीक है। राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत बुलाया था। मैंने आपको बताया था ना, दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा, इन तीनों ने मिलकर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, उसको दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए बाबर को बुलाया था काबुल से कि आप यहाँ आइए और इब्राहिम लोदी को हराकर आप जो भी चाहते हैं ले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर को यहाँ आकर धन संपत्ति दिखी और यहाँ इतना बड़ा भारत दिखा, तो वो यहीं राज्य करना चाहता था। तो उसने क्या करा? इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया, बाद में अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहा। लेकिन उससे पहले भी क्या लड़े? बाबर ने युद्ध लड़े, खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ।
राणा सांगा को भी दिल्ली का तख्त चाहिए था, इसलिए वह दिल्ली के तख्त पर राज करना चाहता था। लेकिन बाबर जो है दोबारा उस काबुल वाले देश में, जो एक गरीब देश था जहाँ पर ज़्यादा आय भी नहीं हो पाती थी, वहाँ नहीं जाना चाहता था। ठीक है, और भारत में ही रहकर वह शासन करना चाहता था बाबर। और इसका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी करी है। बाबरनामा का एक और नाम है तुजुके बाबरी। ठीक है, खानवा के युद्ध में जब बाबर की सेना को पता चला कि राणा सांगा की सेना बहुत शक्तिशाली है, खानवा के युद्ध में बाबर की सेना जान गई कि भाई राणा सांगा की सेना तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा है और ये तो हमें परास्त कर देगी। मतलब ऐसी निगेटिविटी उनके अंदर पहले ही आ गई, उन्होंने युद्ध लड़ा नहीं और निगेटिविटी पहले ही आ गई। तो दोस्तों, एक निगेटिविटी ऐसी चीज़ होती है जो अगर हम कोई बंदा सक्सेस होने वाला भी होता है ना, वो भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव चीज़ों को देखता है कि हम नहीं कर पाएंगे। आप ये तो सोचिए कि आपने वो चीज़ अभी करी नहीं है और आप पहले ही सोच रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। कोशिश तो करके देखिए, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए, है ना। तो ऐसा ही इसकी बाबर की सेना ने सोचा कि राणा सांगा की सेना तो बहुत शक्तिशाली है, हम नहीं जीत पाएंगे उनसे। और उन्होंने बहुत से शासकों को, किन्होंने, राणा सांगा ने जो है बहुत से शासकों को और उनकी सेना को धूल चटाइए हराया है। इससे बाबर की सेना थोड़ी डर गई। अब बाबर ने क्या करा, वो बहुत एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था बाबर, तो उसने क्या करा, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा कि यह लड़ाई और युद्ध हमारे साम्राज्य के लिए नहीं है, हमारे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं है ये लड़ाई और युद्ध। ये लड़ाई है इस्लाम को बचाने के लिए, यह लड़ाई है इस्लाम के लिए। और अगर हमने यह युद्ध नहीं जीता तो हमारा इस्लाम धर्म खतरे में आ जाएगा। मतलब ऐसी उनके अंदर उत्साह डाल दिया। ठीक है, तो दोस्तों, एक प्रेरणा होती है ना, उत्साह होता है जब हम किसी को सुनते हैं, किसी के कोई जो हमें गाइड करता है, मोटिवेट करता है, जो तो हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो वही एनर्जी बाबर ने किसके अंदर डाली, अपनी सेना के अंदर डाली कि आप अपने साम्राज्य के लिए नहीं, एक युद्ध के लिए नहीं लड़ रहे हैं, युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं किसके लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो हमसे लड़ रहे हैं, ये काफिर हैं। काफिर मीन्स जो धर्म को नहीं मानते थे, ये काफिर हैं और अगर हम इनसे हार गए तो ये हमारा धर्म नष्ट कर देंगे। तो ऐसी बातें उनके अंदर डाली। तो दोस्तों, यही मोटिवेशन होता है एक तरह से, जैसे बाबर ने अपनी सेना के अंदर डाला मोटिवेशन। तो उन्होंने कहा, ये लड़ाई तुम पैसे के लिए या सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये लड़ाई तुम अपने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हो। बाबर ने अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है धर्म रक्षा। बताया ना, जिहाद का अर्थ क्या होता है, धर्म रक्षा होता है कि आप जीतने के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, सिंहासन के लिए नहीं, किसके लिए लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो अपने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप लड़ रहे हो। इससे बाबर की पूरी सेना फिर से उत्साहित हो गई। मानो कि लाखों लोगों की जो एनर्जी है वो उनकी इतनी कम सेना के अंदर आ गई होगी। ये होता है दोस्तों उत्साह, मोटिवेशन। तो इससे बाबर की पूरी सेना फिर से उत्साहित हो गई और बाबर के पास सिर्फ, उस टाइम आप मानोगे नहीं बात, उस टाइम बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिकों की सेना थी। और जो उससे लड़ रहा था, जैसे इब्राहिम लोदी लड़ रहा था या राणा सांगा लड़ रहा था, तो उनके पास कितनी, 2 लाख लोगों की सेना थी, कई हाथी भी थे, आपको दिखाया था ना मैंने ऊपर। फिर भी बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया और इसी तरह राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त कर ली। मतलब उनके पास तो खूब सारी सेना थी, धन संपत्ति भी थी, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं था, वो अपनी सेना को मोटिवेट नहीं कर पाए और
बाबर की इतनी छोटी सेना ने 5 युद्धों में जीत हासिल कर ली? किसके कारण? एक मोटिवेशन के कारण। अगर दोस्तों उनके अंदर वही निगेटिविटी होती कि हम नहीं कर पाएंगे, उनके पास तो इतनी बड़ी सेना है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी ही निगेटिविटी उनके दिमाग में रहती, तो वो क्या युद्ध जीत पाते? क्या मुग़ल साम्राज्य की जो इतने संस्थापक हैं, मतलब संस्थापक हैं बाबर, और बाबर के बाद जितने भी शासक आए, क्या वो आ पाते? नहीं आ पाते। तो दोस्तों यही होता है एक मोटिवेशन, यही देने की मैं आपको भी कोशिश करती हूँ मोटिवेशन की, आपके अंदर भी कुछ एनर्जी आए, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया होगा मेरी क्लास को देखकर, तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैम आपके मोटिवेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ या ये फ़ायदा हुआ, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारे हाथी थे, सेना थी, फिर भी बाबर की सेना ने जीत हासिल कर ली। उसके बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ले ली? गाजी की उपाधि ले ली। अब जब पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, भेरा का युद्ध हो गया, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, और घाघरा का युद्ध ही जो था बाबर का अंतिम युद्ध था। दोस्तों इन सारे युद्धों के बारे में मैंने आपको डिटेल से अपनी पिछली क्लास में बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों बाबर की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1530 में, और बाबर को पहले आगरा में दफन किया जाता है, फिर उसके बाद बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ जाई के द्वारा काबुल में दफनाया जाता है। काबुल आपको याद है काबुल क्या था? काबुल में जहाँ उसने अपना पहला साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर उसे दफनाया गया। और अब इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ जो अभी तक का हमने पढ़ा है। ठीक है, पातशाहनामा से किस मुग़ल सम्राट की जानकारी मिली है? पातशाहनामा बताया था ना मैंने आपको, जो 10-10 सालों के अंतर में लिखा गया, और इन्हें 3 राइटरों ने लिखा। और किस मुग़ल सम्राट की जानकारी मिलती है पातशाहनामा में? तो वो है शाहजहाँ। कौन है? शाहजहाँ। मुग़ल कौन थे? ये थे चगताई तुर्क। कौन थे मुग़ल? चगताई तुर्क थे। बाबर के द्वारा पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया? किस युद्ध में किया गया तोपों का प्रयोग? तो वो किया गया भेरा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया, जो कि 1518 से 19 में हुआ था। अब अबुल फजल द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? अकबरनामा, आईने अकबरी और अबुल फजल की आत्मकथा। अकबरनामा, आईने अकबरी और अबुल फजल की आत्मकथा। बाबर तुर्की और फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको बाबर के बारे में ही बताना चाहती हूँ, तो आप अच्छे से पढ़िएगा कि बाबर तुर्की और फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को भी तुर्की भाषा में लिखा था, और बाबर ने एक पद्य शैली का भी विकास किया जिसे मुबय्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुबय्यान। बाबर को प्रकृति से बहुत लगाव था। ठीक है, प्रकृति से उसे बहुत लगाव था। ज़्यादा इसने निर्माण तो करा नहीं, लेकिन प्रकृति से लगाव था, जिस कारण बाबर ने योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ क्या बनवाए थे? बाग बनवाए थे। बाबर के गवर्नर जो मीर बाकी हैं, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारी क्लास आज समाप्त होती है, और आपको उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। आप इस क्लास के बाद इसे एक बार रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, धीरे धीरे मैं आपके लिए चला रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप अपने आप देखिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ना, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों,
उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इन चित्रों को भी आप ज़रूर याद देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे भी आप बहुत जल्दी जो नॉलेज है वो गेन कर लेंगे। इनसे आपको क्या पता चलेगा कि बाबर ने चांदी का सिक्का चलाया, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे अगर आप ऐसे ही सुनते रहेंगे क्लास को तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए उनके पास हाथी भी थे, इतने सारे सैनिक थे। देखिए कितने सारे सैनिक थे, इतने सारे सैनिक थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000 की सेना थी। और इन पे लाखों में सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे। फिर भी बाबर ने अपनी सेना को इतना मोटिवेट कर दिया था, इतना उत्साह भर दिया था कि उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं हुई। उन्हें सिर्फ क्या दिखा, अपना लक्ष्य दिखा कि हमने ये युद्ध जीतने हैं, है ना। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से ये याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।